हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत सिंथेसिस चैप्टर का स्टडी करेंगे, जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस का स्टडी वन बाय वन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन 7 मेथड से किया जाता है। जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे तो उनको आपस में ज्वाइन करके, आपस में कंबाइन करके, आपस में सिंथेसिस करके एक बड़ा सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए 7 मेथड्स एप्लीकेबल है। तो आइए वन बाय वन देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस कैसे होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां लिखने जा रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। व्हाट स्टूडेंट्स? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। फॉर्मेशन of simple sentence by joining two or more simple sentences. ओके, तो हम यहाँ पे क्या सीखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस सीखेंगे। क्या सीखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा, ये चीज आपको विशेष ध्यान देना है कि हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं कि कंपाउंड बना रहे हैं। डियर स्टूडेंट, यदि आप ये सिंथेसिस का चैप्टर आसानी से पढ़ लेते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में या कंपाउंड से सिंपल में, इस तरह से वाइस वर्सा केस में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए डियर स्टूडेंट वन बाय वन एक एक मेथड को देखते हैं और समझते हैं। ओके, सबसे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत हम सबसे पहली मेथड को देखने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? फर्स्ट रूल नंबर 1। मैं इसका नाम दे रहा हूं क्या? रूल नंबर 1 मींस 7 रूल्स के अंतर्गत या 7 मेथड्स के अंतर्गत हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। रूल नंबर 1, इसका नाम मैं बता रहा हूं क्या है? बाई पार्टिसिपल। बाई पार्टिसिपल मतलब पार्टिसिपल के द्वारा हम सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन देखेंगे। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ करके बाई पार्टिसिपल एक बड़ा सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन किया जाएगा। और ये पार्टिसिपल क्या होते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। पार्टिसिपल ऐसे वर्ब होते हैं जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का ही कार्य करते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। ये जो पार्टिसिपल है, ये पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। पहला है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। और दूसरा हमारा है पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा हमारा क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। मतलब पार्टिसिपल का यूज, पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन सीख रहे हैं। तो पार्टिसिपल मतलब यहाँ जो 3 टाइप है, स्पेशली उनके द्वारा दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक बड़ा सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा। तो पहले हम देख रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसका दूसरा पार्ट है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। और जो तीसरा हमारा इसका टाइप है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या डियर स्टूडेंट्स? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो स्टूडेंट लोग जनरली कंफ्यूज आते हैं, बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और फ्यूचर पार्टिसिपल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका थोड़ा सा हटके है। ये जैसे हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा हमारा हो जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या हो जाता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, जगह कम पड़ रहा है। ओके, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाया जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। क्या? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और साथ ही साथ उसमें हम आईएनजी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगाएंगे तो इससे क्या होगा? हिंदी में जो प्रोनाउंसिएशन आएगा वो प्रोनाउंसिएशन क्या होगा कि क्रिया के अंत में कर करके हुए का अर्थ आएगा। क्या आएगा? कर करके हुए। कर या करके या हुए, इन तीनों में से किसी एक का सेंस आएगा। अर्थात जैसे मैं गो फर्स्ट फॉर्म है ना, गो में आईएनजी लगा दिया तो गोइंग हो गया।
गोइंग मीन जाकर, जाकर के, जाते हुए, इस तरह से हमारा सेंस आएगा। स्लीप में आएंगे लगा दिया, स्लीपिंग हो गया। सोकर, सोकर के, सोते हुए, है ना। प्ले में आएंगे लगा दिया, प्लेइंग, खेलकर, खेल करके, खेलते हुए। इस तरह से आप समझ सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, जिससे हिंदी में जो अर्थ आएगा क्रिया के अंत में कर करके हुए का सेंस आएगा। ओके, और इसके बाद हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल हम क्या करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जिससे हिंदी में जो उसका अर्थ आता है वो आता है क्या, या हुआ, या हुआ, ई हुई, ई हुई, या ए हुए। इस तरह से हिंदी में अर्थ आता है, या हुआ, ई हुई, या ए हुए। ओके, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आप समझ सकते हैं इनका हिंदी में अर्थ आता है। अब हम परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल को बनाने के लिए हम हैवी, जिसको हिंदी में पश्चात या बाद बोलते हैं, आफ्टर बोलते हैं, तो यहां पर हम हैवी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैवी के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ओके, तो ये हमारा हैवी के साथ फर्स्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। इससे हिंदी में जो अर्थ हमारा आएगा वो पश्चात का आएगा। क्या आएगा, पश्चात का, क्योंकि हैवी में, हैवी मींस आफ्टर होता है, पश्चात होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहां पर दो कार्य एक साथ होते रहेंगे और दूसरा कार्य पहले कार्य का रिजल्ट होगा, और यहां पर एक कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात दूसरे कार्य की शुरुआत होगी। मतलब एक कार्य समाप्त होगा, उसके बाद दूसरे कार्य की शुरुआत होगी। ओके, इसलिए पश्चात या हैवी का अर्थ है। यहां मैंने क्या बताया, दो कार्य एक साथ होंगे, दूसरा कार्य पहले कार्य का रिजल्ट होगा, या यूं बोल सकते हैं देयर विल बी नो गैप ऑफ टाइम, देयर विल बी नो गैप ऑफ टाइम। और साथ ही साथ ये जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है ये एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, जिसमें मैंने आपको बताया यहां पर कि एक कार्य यदि कंप्लीट हो जाता है, मान लीजिए फर्स्ट वर्क है, ये फर्स्ट वर्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो सेकेंड वर्क है उसकी क्या होगी, शुरुआत होगी। फर्स्ट वर्क कंप्लीट हो जाने के बाद सेकेंड वर्क की क्या होगी, स्टार्टिंग होगी। सेकेंड वर्क यहाँ पर स्टार्ट होगा। ओके, तो इस तरह से हमको समझना। और मैंने यहाँ बताया कि दो कार्य होंगे, लेकिन दूसरा कार्य पहले कार्य का रिजल्ट होगा, या यहाँ आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूटी का बोध होगा, कंटिन्यूटी का बोध होगा, निरंतरता का बोध होगा, अर्थात देयर विल बी नो गैप ऑफ टाइम। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इनको हम वन बाय वन देखते हैं और समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं सिंथेसिस करने के लिए, उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम इस तरह से हेडिंग लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सेपरेट, सेपरेट सेंटेंसेस जो दिए जाएंगे वो सेपरेट, और साथ ही साथ जब उनको हम आपस में ज्वाइन करेंगे, आपस में ज्वाइन करेंगे तो इसको लिखेंगे हम कंबाइंड। क्या लिखेंगे, कंबाइंड। ओके, तो ये जनरल में लिख देता हूं सेपरेट और उसके बाद कंबाइंड, सेपरेट उसके बाद कंबाइंड। मींस यहां पर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे और उनको आपस में जोड़ करके एक बड़ा सेंटेंस बनाना है, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है। ओके, अभी आगे भी लिख देंगे, पहले दो सेंटेंस को देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हमारे पास दो सेपरेट सेंटेंस हैं, ए और बी के रूप में दिए जा रहे हैं। ओके, ए और बी के रूप में मान लीजिए पहला सेंटेंस आपको दिया गया है क्या, सी सॉ अ स्नेक। ओके, ये पहला सेंटेंस हो गया। और दूसरा, सी रैन अवे, सी रैन अवे विथ फियर, सी रैन अवे विथ फियर। तो डियर स्टूडेंट, आप देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इन दोनों सेपरेट सेंटेंसेस को देखिए, दोनों सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इन दोनों को मिला करके हमको एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, और जो सिंपल सेंटेंस बनाना है। और इस सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, इन दोनों सेंटेंस का सेंस मौजूद रहना चाहिए। ओके, और साथ ही साथ सिंपल सेंटेंस बनाना है, अर्थात यहाँ जो रूल्स हैं उन रूल्स को हमको फॉलो करना है,
जैसे हम सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करते हैं। बोलेंगे सर आप इस सी को क्यों यूज कर रहे हैं? उसका फंडा ये है कि उसने एक सांप को देखा और वह डर के मारे भाग गई। इसका मतलब ये है कि ये जो दूसरा कार्य है पहले कार्य का रिजल्ट है, अर्थात देयर इज नो गैप ऑफ टाइम, कंटिन्यूटी का बोध हो रहा है, क्योंकि सांप को देखने के बाद कोई रुकेगा नहीं, अदरवाइज सांप उसको डस के, है ना, वहीं पर उसकी डेथ कर देगा। ओके, दैट्स व्हाई देयर विल बी नो गैप ऑफ टाइम। इस वजह से कंटिन्यूटी का सेंस है और हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करने का मतलब ये है कि हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के शुरुआत करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर भी सी है और यहां पर भी सी है कॉमनली, तो इन दोनों में से एक को हम मिसिंग करेंगे, है ना, मतलब इस पहले वाले को हम नहीं लिखेंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से करना है। तो 100 का जो फर्स्ट फॉर्म है पहला कार्य यही हो रहा है, जो कार्य पहले होते रहेगा उसी में ये नियम अप्लाई करेंगे। यहाँ पहला कार्य क्या है? सांप को देखना, दूसरा कार्य क्या है? भागना, है ना। तो पहले कार्य में हम इस चीज को अप्लीकेबल करेंगे, इसको हम लगाएंगे। ओके, तो 100 का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा सी। सी मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब इसमें मैं आईएनजी लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? आईएनजी। आईएनजी लगा दिया मतलब ये हमारा क्या बन गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। क्या बन गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीइंग यहां तक हो गया। अ स्नेक, सीइंग अ स्नेक मतलब सांप को देख करके, कॉमा लगाएंगे, ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। फिर दूसरे बारे में कोई भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। सी रैन अवे विथ फियर, क्योंकि यहां दोनों सब्जेक्ट क्या था? सेम था। ओके, सी रैन अवे विथ फियर, यहां क्या लिखूंगा? सी रैन अवे विथ फियर। तो डियर स्टूडेंट यहां पर देखिए, अब ये जो सेंटेंस बना है इसमें दोनों सेंटेंस का निचोड़ है ना। सीइंग अ स्नेक, सांप को देख करके, सी रैन अवे विथ फियर, वो डर के मारे भाग गई, है ना। तो दोनों सेंटेंस का निचोड़ इसमें आ गया। यही है सिंथेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए, यदि आप बोलेंगे तो मैं एक और एग्जांपल बता देता हूं, इसी का एक और एग्जांपल बता देता हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। आई थिंक आपको अच्छा समझ में आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल लेने से क्या होगा, आपकी ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ओके, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में तो एक सेंटेंस और मैं ले लेता हूं, इससे आपको ये आसान हो जाएगी, अच्छा समझ में आएगा। ओके, मोहन ओके reached on the station. Mohan reached on the station. Okay, he purchased tickets. He purchased tickets. Okay, अब यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट, अब यहां पे क्या बात हो रही है, यहां पे एक जगह मोहन है नाउन के रूप में, तो एक जगह ही है प्रोनाउन के रूप में। अब यहां थोड़ी सी दिक्कत आएगी, दूसरा एग्जांपल थोड़ा सा तो हटके रहेगा, लेकिन हमको शुरुआत करना है वर्ब के फर्स्ट वर्ब। पहला काम क्या है? स्टेशन पर पहुंचना। ओके, तो सबसे पहले इस रीच का फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे, वो हो जाएगा क्या? रीच हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? रीच हो जाएगा। फिर उसमें हम आईएनजी लगा देंगे। आईएनजी लगाने से क्या बन जाएगा? रीचिंग। क्या बन जाएगा? रीचिंग मींस पहुंच करके। ओके, रीचिंग ऑन द स्टेशन, ऑन द स्टेशन कॉमा। अब मैं यहां पे ही से शुरुआत नहीं करूंगा, क्योंकि जब भी इस तरह से केस होता है, नाउन और प्रोनाउन, एक सेंटेंस में नाउन है तो दूसरे में प्रोनाउन है, तो हमको नाउन लिखना है। नाउन यहां पर डोमिनेंट है, प्रोनाउन को यहां रिसेसिव कर देना है। ओके, मींस हम यहां पर ही की जगह लिखेंगे नाउन। तो मोहन परचेज टिकट्स, रीचिंग ऑन द स्टेशन मोहन, ये स्टूडेंट क्लियर हुआ? मोहन परचेज टिकट, मोहन परचेज्ड टिकट्स। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से सेंटेंस को बनाना कितना आसान है। ओके, अब आइए हम देखते हैं अगले एग्जांपल को, मतलब पास्ट पार्टिसिपल को देखते हैं, समझते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जाएगा। मैंने आपको बताया यह एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? एडजेक्टिव की तरह।
ओके, एडजेक्टिव मींस ऐसे वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन को क्वालिफाई करे। ओके, आइए देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल के एग्जांपल, उसको भी समझते हैं। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं आई लॉस्ट, ओके, अदरवाइज another sentence, I found my umbrella, I found my umbrella, okay। फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा, it was lost, it was lost, ओके। तो देखिए I found my umbrella, मैंने अपना अम्ब्रेला पा लिया। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये तो भाई पास्ट इंडेफिनिट का है, सेकेंड फॉर्म है। इट वाज लॉस्ट, ये खो गया था, मतलब ये जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं यहाँ पर इज आ रहे हैं, वाज वर यदि रहते हैं तो उसके बाद जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है, सेकेंड फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि ये पैसिव में रहता है। ओके, तो आप ये अभी मैंने आपको बताया कि यह एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। एडजेक्टिव मतलब नाउन से पहले आएगा, जैसे ब्लैक काउ, ओके, ब्लैक डॉग, व्हाइट पीकॉक। तो व्हाइट शब्द जो एडजेक्टिव शब्द है उस वह नाउन से पहले आया है। तो यहाँ जो थर्ड फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, अर्थात ये नाउन से पहले आएगा। तो यहाँ नाउन कौन है? अम्ब्रेला, अर्थात ये लॉस्ट शब्द कहाँ चला जाएगा? अम्ब्रेला के पास चला जाएगा। लॉस्ट कहाँ चला जाएगा? लास्ट जो थर्ड फॉर्म है ये अम्ब्रेला से पहले चला जाएगा, अर्थात एज एन एडजेक्टिव में बिहेव करेगा। तो ये हमारा कंबाइंड फॉर्म क्या हो जाएगा? आई फाउंड माई लॉस्ट अम्ब्रेला, मतलब मैंने अपना खोया हुआ अम्ब्रेला प्राप्त कर लिया। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से आप फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ। परफेक्ट पार्टिसिपल में जैसा मैंने आपको बताया कि परफेक्ट पार्टिसिपल में दो कार्य होंगे, लेकिन एक कार्य समाप्त हो जाने के बाद दूसरे कार्य की शुरुआत होगी। एक कार्य समाप्त होगा फिर उसके बाद दूसरे कार्य की क्या होगी? यहाँ पर शुरुआत होगी। तो ये कितना सही है, कैसे है, उसको देखते हैं, विद एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि यहाँ पर गैप ऑफ टाइम होगा, नॉन कंटिन्यूटी का बोध होगा। ओके, आइए देखते हैं सेंटेंस। सी और शीला completed her writing task, she went home, ऑटोमेटिक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि उसने अपना लिखने का कार्य, जो लेखन कार्य था उसको कंप्लीट किया, उसके बाद वो घर गई। तो पहला वर्ग जो है राइटिंग टास्क का वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वर्ग की शुरुआत हुई क्या? कि वह घर चली गई, ठीक है। सेकंड वर्ग की यहाँ पे स्टार्टिंग होती है, पहला का समाप्त हो जाने के बाद दूसरा शुरुआत होता है। जरूरी नहीं है कि पहला सेंटेंस ही उसी को शो करे, हो सकता है कि यहाँ पर होता, ये उल्टा होता, वाइस वर्सा केस में, तो नो प्रॉब्लम, आपको उस नेम को फॉलो करना है। तो शुरुआत आपको जैसे मैंने यहाँ पर बताया, फर्स्ट फॉर्म में आईडी लगा, उसी तरह से इसको करना है। सबसे पहले हैविंग लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले हैविंग। तो हैविंग लिख दिया मैंने। हैविंग लिखने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, जो हमारा फर्स्ट वर्ब है उसी में देखना है, ठीक है। फर्स्ट वर्ब क्या है? कंप्लीट करना। ए बी सेकंड और थर्ड दोनों है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ, लेकिन ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हैविंग कंप्लीटेड हर राइटिंग टास्क, अपना लेखन कार्य कंप्लीट कर लेने के पश्चात। ओके, देखिए यहाँ सी आ रहा है, सी तो नहीं लगा हुआ क्योंकि प्रोनाउन है, मैं शीला लगाऊंगा। शीला वेंट होम, क्या हो जाएगा? शीला वेंट होम। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरह से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक बड़ा सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तीनों पार्टिसिपल को मैं वन बाय वन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा कि रूल नंबर 1 दैट इज बाय पार्टिसिपल सिंथेसिस कैसे किया जाता है, या टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस बाय पार्टिसिपल कैसे किया जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कभी एग्जाम में बोल देगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही करिए, तो इस रूल को फॉलो करिएगा।
परफेक्ट पार्टिसिपल करिए तो इस रूल को फॉलो करिएगा। मैंने एक एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल दे दिए, आई थिंक आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 को देखते हैं जिसका नाम है इन्फिनिटिव। क्या नाम है डियर स्टूडेंट? इन्फिनिटिव। हम इन्फिनिटिव की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इन्फिनिटिव से कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को हम जोड़ करके आपस में एक बड़ा सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर जो है कंपटीशन के हिसाब से भी काफी महत्व रखता है, इस वजह से आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। कहीं डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा, मैं आपके डाउट को श्योर इरेडिकेट करने की कोशिश करूंगा, क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो आइए देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। यहां पर हम रूल नंबर 2 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रूल नंबर 2 की बात कर रहे हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 मींस बाय इंफिनिटिव, बाय इंफिनिटिव, इंफिनिटिव के प्रयोग के द्वारा। तो आप बोलेंगे ये इंफिनिटिव क्या होता है? इंफिनिटिव भी बहुत आसान है। इंफिनिटिव मींस आपको क्या करना है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको टू लगा देना है। क्या लगा देना है? टू लगा देना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि आप टू लगा देते हैं तो इससे हिंदी में जो हमारा अर्थ आता है वो आता है ना ने नी करके। क्या आता है? इसे हिंदी में जो हमारा अर्थ आता है, या क्या अर्थ आता है? ना या ने या नी, ना ने नी का अर्थ आता है, तो हमारा इंफिनिटिव समझा जाता है। ओके, वर्ब के लास्ट में ना ने नी का अर्थ आएगा। आइए एग्जांपल के द्वारा देखते हैं, इसको समझते हैं। यहां पर मैं एग्जांपल्स लिख दे रहा हूं, एग्जांपल्स में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे किया जाएगा। ओके, देखिए पहला सेंटेंस जैसे मैंने यहां पर लिख दिया ए सेंटेंस। ओके, ही टुक अ नाइफ, he took a knife, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, he wanted to kill the hen, he wanted to kill the hen। दो सेंटेंस है, अब इनको आपस में ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाना है, कंबाइन करना है। ओके, तो देखिए he took a knife, सब्जेक्ट तो दोनों तरफ सेम है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा he took a knife, उसने एक चाकू लिया। चाकू लेने का पर्पस क्या था? टू किल द hen, मुर्गी को मारना, या मुर्गी को मारने के लिए ने शब्द आ रहा है, या उसका पर्पस क्या था? मुर्गी को मारना, मतलब ना ने नी का यदि अर्थ आता है तो हम उसको समझते हैं इंफिनिटिव। देखिए टू के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी इसने दिया है, लगाने की भी जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा? he took a knife to kill the hen, to kill the hen। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आप समझ सकते हैं। अब आइए हम दूसरे एग्जांपल की तरफ भी देखते हैं और उसको समझते हैं। ओके, दूसरा सेंटेंस जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर ए नंबर, ओके, as this box is very heavy, this box is very heavy। okay, B, it cannot be lifted, it cannot be lifted। मान लीजिए सेंटेंस दिया है तो आप बोलेंगे तो बड़ा दिक्कत हो गया। तो डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि टू टू के स्थान पे जब भी हम सो दैट का प्रयोग करते हैं या सो दैट के स्थान पे टू टू का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ बॉक्स की बात हो रही है, नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है, तो आप डियर स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ वेरी की जगह हम सो का प्रयोग करेंगे या टी डबल ओ का प्रयोग करेंगे। ओके, टी डबल ओ का प्रयोग करेंगे, और या मैं इसको इक्वल कर दे रहा हूं, वेरी की जगह इक्वल टी डबल ओ कर दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है। और यहां देखिए जो इट कैन नॉट भी दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? इट कैन नॉट
बी, ओके। और वर्ब का थर्ड फॉर्म इट कैन नॉट बी, और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ओके, इसकी जगह मैं यूज करूंगा किसको, स्मॉल, मैं टी ओ को यूज करूंगा। किसको यूज करूंगा, टी ओ को। तो देखिए इस चीज को समझिए यहाँ पर क्या है, कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। तो आइए देखते हैं, ओके। क्या हो जाएगा, दिस दिस, सॉरी यहाँ पर बुक ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पर मैं बॉक्स कर दे रहा हूँ। आई थिंक बॉक्स रहेगा तो थोड़ा सा सेंटेंस अच्छा लगेगा, ओके। तो दिस बॉक्स इज, ओके, ये जो वेरी है, जैसे मैंने बताया वेरी को टू टी डबल में चेंज कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टू हैवी, ओके। एनी डाउट, ओके। अब मैंने आपको बताया कि इट कैन नॉट बी, मतलब ये जो इट कैन नॉट बी दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो इसका थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में इसमें से निकाल देता हूं तो हमारे पास क्या बचेगा, लिफ्ट बचेगा। क्या बचेगा, लिफ्ट बचेगा। इन सबके स्थान पर को टी ओ लिखना है। क्या लिखना है, टी ओ, मींस दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, ओके। तो इस तरह से हम इंफिनिटिव का यूज करेंगे। दो प्रकार के हैं, एक सामान्य है, एक दूसरा टी डबल ओ वाला टू, और एक टी ओ वाला है, ओके। टू टू का प्रयोग है। तो मैंने आपको विद एग्जांपल समझाने की कोशिश करी, उसमें जो डाउट था मैंने इसको आपको सेपरेटली समझाने की कोशिश किया कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ, ओके। रूल नंबर 3 जिसका नाम क्या है, प्रीपोजिशनल जिरंड। क्या है, प्रीपोजिशनल जिरंड और प्रीपोजिशन, या क्या कहते हैं, एक उचित, बोल सकते हैं उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन करना, ओके। तो आइए हम देखते हैं, इसको समझते हैं। रूल नंबर 3 को देखते हैं, समझते हैं। रूल नंबर 3 मैंने क्या नाम बताया, जिरंड। क्या नाम बताया, जिरंड, ओके। दो तीन तरह से मैं इसका नाम लिखूंगा, तब आपको जरा समझ में आएगा स्टूडेंट। अब आइए देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, यूजिंग जिरंड, यूजिंग जिरंड और प्रीपोजिशन, यूजिंग जिरंड और प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशनल जिरंड और प्रीपोजिशनल जिरंड, ओके। प्रीपोजिशनल जिरंड, इसका यूज करके हम किस तरह से सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे इसको देखते हैं, समझते हैं, ओके डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट आप जानते हैं, जैसे प्रीपोजिशन की बात करता हूं तो प्रीपोजिशन में आप जानते हैं जैसे ऑन, अपॉन, ओके, above, over, ओके, to, with, so, sorry, by, with, in, at, into, बहुत सारे इस तरह से जो प्रीपोजिशन है ना, बहुत सारे हैं। और जिरंड कैसे होता है, जिरंड के बारे में विषय देते हैं, कुछ नया वर्ड आपको लग रहा है। तो जो जिरंड है, जिरंड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, क्या, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में किया था। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगाने से कर करके हुए का अर्थ आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो आईएनजी लगा देने से हिंदी में जो इसका अर्थ आता है वह आता है इंफिनिटिव के जैसा, ना ने नी के जैसा, ओके। मतलब इंफिनिटिव इसमें ना ने नी का अर्थ आता है, जिरंड मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके। आइए कुछ एग्जांपल्स द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल से सेपरेट सेंटेंस मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया ए, राम reached on the Ram reached on the station. B, he purchased to
एक्सप्रेस ट्रेन टिकट्स। Ram reached on the station. He purchased 2 express train tickets. Okay? तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर राम स्टेशन पहुंचा, उसने 2 एक्सप्रेस ट्रेन के टिकट्स खरीदे। मींस स्टेशन पहुंचने पर, पहुंचने मतलब जिरंड हो रहा है, पर आ रहा है, जैसे मैं ऑन मींस पर होता है, तो मतलब यहाँ प्रीपोजिशनल जिरंड का प्रयोग कर दे रहा हूँ। दैट इज ऑन प्रीपोजिशन हो गया। उसके बाद रीच्ड जो है इसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि जिरंड मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, तो ये हो जाएगा क्या, रीच। रीच में हम आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, रीचिंग। ऑन रीचिंग ऑन द स्टेशन, ऑन द स्टेशन कॉमा, अब ही तो लगाएंगे, राम लगाएंगे, राम परचेज 2 एक्सप्रेस ट्रेन टिकट्स। Ram purchased 2 express train tickets. ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से आपने देखा कि प्रीपोजिशनल जिरंड का प्रयोग करके किस तरह से मैंने फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस किया। अब हम दूसरे सेंटेंस को भी देख लेते हैं, है ना। दूसरे सेंटेंस को देखने से हमारी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। तो आइए एक सेंटेंस का और उपयोग कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ओके, आई बॉट अ पेन। आई बॉट अ पेन पहला सेंटेंस है। हम दूसरे सेंटेंस में चलते हैं। आई गेव ₹5 for it. I bought a pen. I gave ₹5 for it. तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जब भी सेल या परचेज होता है, क्रय विक्रय की क्रिया होती है, तब वहां पे हम फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मतलब कहने मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ जिरंड से भी इसको बना सकते हैं, प्रीपोजिशन के द्वारा ही बना सकते हैं, प्रीपोजिशनल जिरंड के द्वारा ही बना सकते हैं। तो प्रीपोजिशनल जिरंड वाला तो आपने यहाँ पहले देखा कि प्रीपोजिशन और जिरंड दोनों साथ में लग गए हैं। अब यहाँ पर हम कैसे इसको बनाएंगे उसको देखते हैं। ओके, आई बॉट अ पेन। पहला सेंटेंस में देखिए मैंने कोई कुछ भी चेंजिंग नहीं किया। ओके, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, परचेजिंग प्रोसेस हो रही, दैट्स व्हाई फॉर प्रीपोजिशन यहाँ पे लगाया जाएगा। तो यहाँ मैं सिर्फ फॉर लगा रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ भी है फॉर। फॉर मतलब यहाँ प्रीपोजिशन लगा रहा हूँ, कितने रुपए में, फॉर मतलब यहाँ मे का अर्थ है। आई बॉट अ पेन फॉर ₹5, फॉर ₹5 मतलब मैंने 5 रुपए में एक पेन खरीदा। दोनों का सेंटेंस देखिए यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मैंने सिर्फ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया, इस वजह से प्रीपोजिशन मींस सिर्फ प्रीपोजिशन का यूज करके भी हम इसको बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक चीज जैसे मैंने आपको अभी तक बतलाया, क्या बतलाया, पार्टिसिपल, 3 पार्टिसिपल के प्रकार आपको बतलाया, पार्टिसिपल, उसके बाद इंफिनिटिव आपको बतलाया, उसके बाद मैंने आपको अभी जिरंड के बारे में समझाया। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि पार्टिसिपल, इंफिनिटिव और जिरंड, इन तीनों को मिला करके कलेक्टिव नेम बोला जाता है, जिसका नाम क्या है, नॉन फाइनाइट। क्या नाम बोला जाता है, नॉन फाइनाइट। मतलब एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि दिए गए 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाइए, लेकिन यूज आपको क्या करना है, नॉन फाइनाइट। मींस बाय द यूज ऑफ नॉन फाइनाइट join 2 or more simple sentence to make a simple sentence। सिर्फ नॉन फाइनाइट शब्द दे देगा तो आप समझ जाइएगा कि या तो पार्टिसिपल के द्वारा, मींस पार्टिसिपल के तीनों टाइप्स के द्वारा, या इंफिनिटिव के द्वारा, या जिरंड के द्वारा यहाँ पे बोली जा रही है बात। ओके, स्टेटमेंट है। तो अब आइए देखते हैं रूल नंबर 4 को देखते हैं और समझते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंग्लिश ग्रामर के बड़े चैप्टरों में से एक ये माना जाता है। जैसा कि आपने पहले नरेशन देखा था, नरेशन में 5 पार्ट्स थे। अब असर्टिव सेंटेंस के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, इंपरेटिव सेंटेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के लिए और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए।
उसके बाद आप जान रहे हैं कि आपने जैसे तेज सूत्र 12 प्रकार उसमें पढ़ते हैं, है ना। तो उसी तरह से आपने वॉइस देखा, वॉइस भी बड़ा है। उसी तरह से सिंथेसिस भी एक बड़े चैप्टर में से एक माना जाता है। ओके, यहाँ पर हम क्लॉज के बारे में सीखेंगे। जब कंप्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन सीखेंगे तो वहां पर नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, इस सब के बारे में देखेंगे और समझेंगे। ओके, तब आइए हम देखते हैं रूल नंबर 4 को। रूल नंबर 4 क्या है उसको देखते हैं, समझते हैं और इस टॉपिक को और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, बने रहिएगा, ये आपके लिए काफी यूजफुल है। तो रूल नंबर 4 क्या होता है? यूजिंग एडजेक्टिव का प्रयोग करके भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं एडजेक्टिव का यूज करके। आइए देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। इसमें सारी एग्जांपल में फर्स्ट टाइप ये देखते हैं। ओके, सेंटेंस मींस जैसे यहां देखते हैं हरी सॉ अ बॉय begging on the road. Hari saw a boy begging on the road. Okay. B. Second example लेते हैं. He was the boy was blind. लड़का क्या था? अंधा था। हरी ने एक लड़के को देखा, क्या सड़क पर भीख मांगते हुए। वो लड़का क्या था? ब्लाइंड था। ओके, तो ब्लाइंड मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड हो गया। तो आपको क्या करना है? नाउन से पहले इसको यूज करना है। नाउन से पहले, चूंकि बॉय क्या है? ब्लाइंड है, तो आपको क्या करना है? इस ब्लाइंड शब्द को नाउन से पहले डाल देना है, बस। तो क्या हो जाएगा? हरी सॉ अ blind boy. What? Blind boy begging on the road. तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आप एडजेक्टिव का भी प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे I found a dog lying on the station. Okay. B. The dog was lame. lame means लंगड़ा था। मतलब मैंने एक, देखिए, आई फाउंड अ डॉग, मैंने एक कुत्ता पाया। वो कुत्ते की खास बात क्या थी? लाइंग ऑन द स्टेशन पर पड़ा हुआ था। ओके, और कुत्ता क्या था? लंगड़ा था। तो लंगड़ा यहाँ पे एडजेक्टिव शब्द हो गया। क्योंकि कुत्ता लंगड़ा था इसलिए इसको हम क्या करेंगे? डॉग से पहले कर देंगे, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। ओके, मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई फाउंड अ lame dog lying on the station. इसके बाद डियर स्टूडेंट हम रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 5 को देखते हैं। तो रूल नंबर 5 भी बहुत ही आसान है। रूल नंबर 5 है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, या तो एडवर्ब का प्रयोग करके या एडवर्बियल फ्रेज का उपयोग करके यूजिंग रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमारा क्या है? रूल नंबर 5 क्या है? ये रूल नंबर 5, ठीक है। रूल नंबर 5 यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज
या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हम किस तरह से सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे उसको देखते हैं। ओके, जैसे यहाँ दो सेंटेंस मैं लिख दे रहा हूं पहले, द woodcutter was cutting the wood. Okay, the cutting of wood was slow. तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि एडवर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाली। तो यहाँ पर देखिए, कटिंग द वुड, लकड़ी को काटना, मतलब ये जो कट शब्द है ये हमारी क्रिया है। तो क्रिया की विशेषता क्या है कि लकड़ी को काटा किस तरह से जा रहा था? स्लो तरीके से काटा जा रहा था। तो जब भी हम एडवर्ब बनाते हैं, आप जानते हैं डियर स्टूडेंट कि जो क्या कहते हैं एडजेक्ट, वो एडवर्ब वर्ड होते हैं उसके लास्ट में हम ly लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ly, मतलब स्लो को हम स्लोली बना लेंगे। ओके, देखिए मैं कैसे लिखने जा रहा हूं कि द woodcutter was cutting the wood। अब लास्ट में चूंकि कटिंग ऑफ वुड मैं यहाँ पर लिख ही चुका हूं, इसलिए लिखने जरूरत नहीं है, सिर्फ स्लो की जगह लिख दीजिए स्लोली। ओके, तो इस तरह से आप एडवर्ब या एडवर्बियल क्लास का यूज करके भी आप फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम रूल नंबर 6 को देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से रूल नंबर 6 के द्वारा फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस किया जाता है बाय ज्वाइनिंग टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस। ओके, तो रूल नंबर 6 का नाम क्या है? ये आपके लिए काफी दिलचस्प है, तो आइए देख लेते हैं ये नाम क्या है। यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, या तो नाउन का प्रयोग करके या फ्रेज का। अपोजिशन मींस होता है साइड बाय साइड। ओके, अपोजिशन का मैंने क्या नाम बताया? देखिए, यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। तो आइए देख लेते हैं अपोजिशन का अर्थ क्या होता है। अपोजिशन मींस होता है साइड बाय साइड। क्या नाम होता है, क्या मतलब होता है? साइड बाय साइड। ये कैसे है आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा। ओके, तो यहां मैं पहला एग्जांपल जैसे ले रहा हूं, एज रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, आर्यन टैगोर, व्हाट? आर्यन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर रोट गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर रोट गीतांजलि। ओके, सेकेंड एग्जांपल, ही वाज अ ग्रेट पोएट। He was a great poet. Okay, या ऑथर बोल सकते हैं। He was a great author. तो यहां पर देखिए हम किस तरह से इसको अरेंज करेंगे, इसको देखते हैं, समझते हैं। ओके, आई थिंक ओके, आर्यन टैगोर, देखिए स्टूडेंट, आर्यन टैगोर a great author, comma, wrote Gitanjali. What? wrote Gitanjali. तो यहां पर स्टूडेंट आपने देखा कि आर्यन टैगोर और उनकी खास बात क्या है, उनकी विशेषता क्या है कि वह ग्रेट ऑथर है। तो इन दोनों को मैंने क्या रखा है? साइड बाय साइड रखा है। इसे बोला जाता है फ्रेज इन अपोजिशन। ओके, हम इसको इस तरह से लिख सकते थे, अ ग्रेट ऑथर कॉमा आर्यन टैगोर कॉमा रोट गीतांजलि। ओके, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करेंगे तो हम 2 बार कॉमा का यूज करेंगे। ओके, सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। मोहन is an intelligent boy. मोहन
is an intelligent student. This will be better. Mohan is an intelligent student. Second, he is monitor. He is a monitor. He is a monitor. ओके, तो आइए देखते हैं किस तरह से बनाया जाएगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट, मोहन के बाद कॉमा लगा सकते हैं, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट कॉमा इज अ मॉनिटर लिख सकते हैं, या मोहन कॉमा अ मॉनिटर कॉमा इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आप इस तरह से भी जवाब दे सकते हैं। ओके, तो मोहन कॉमा अ monitor comma is an intelligent boy, is an intelligent boy। मैंने आपको बताया किस तरह से लिख सकते हैं कि मोहन कॉमा एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट दिया, स्टूडेंट लिखना चाहिए यहाँ पे, मोहन कॉमा एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट कॉमा इज ए मॉनिटर। इस तरह से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रूल नंबर 7, जो कि हमारा लास्ट है। उस लास्ट को देखते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। क्या? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम देखते हैं कि किस तरह से हम फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, 4-5 मेथड अपने में पर्याप्त है, स्पेशली नॉन फाइनाइट, इसमें पार्टिसिपल, इंफिनिटिव और जिरेंट सबसे खास है, लेकिन चूंकि मैंने बताया कंपैरिजन दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पर रूल नंबर 7 के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। रूल नंबर 7 है यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। डियर स्टूडेंट, ये जो आपने परफेक्ट पार्टिसिपल देखा था, परफेक्ट पार्टिसिपल के जैसा ही है, लेकिन उसमें क्या करते थे, सबसे पहले हम हैविंग लगाते थे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहां पर भी हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यूज अलग है। ओके, यहां पर भी हम क्या करेंगे, हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद इसको लगाएंगे। और वहीं पर हमने परफेक्ट पार्टिसिपल में सब शुरुआत जो है हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से की थी, तो हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना यहां पर अनिवार्य है। ओके, तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। द सन सेट, the stars came up in the sky। जैसे एक सेंटेंस मैंने आप ले लिया है, अब इसको कैसे जोड़ा जाए आइए देखते हैं। द सन, ओके, सन पहले मैंने बताया कि नाउन सब्जेक्ट सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, हैविंग, क्या लगाऊंगा, हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। चूंकि सेट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेम ही रहता है, इसके लिए कोई चेंजिंग नहीं रहती है, तो यहां पर हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाना अनिवार्य है। ओके, तो द सन हैविंग सेट कॉमा द स्टार्स केम अप इन द स्काई, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके बना सकते हैं। मतलब मैंने कहने मतलब है परफेक्ट पार्टिसिपल जो मैंने आपको बतलाया था वही है, बस यहाँ शुरुआत में सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट, चूंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो इसके सेकेंड पार्ट में मैं आपको बतलाऊंगा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके।